ओके, कॉमनली मैंने यही ऑब्जर्व किया आइल्स के पेपर में सेक्शन 3 पे जाके स्टूडेंट्स अक्सर थोड़े से स्टक हो जाते हैं। और आई पर्सनली बिलीव दैट सेक्शन 3 इज द हार्डेस्ट पोर्शन, नॉट सेक्शन 4। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है इसके ऊपर, क्योंकि एमसीक्यू स्टूडेंट्स को तंग करते हैं। और इसके अंदर जो एमसीक्यूज है वो ऑप्शंस जो है ना काफी लंबे लंबे आते हैं। अगर हम यहाँ से इसको सेक्शन 2 के साथ कंपेयर करें तो सेक्शन 2 में जो एमसीक्यूज हैं उनके जो ऑप्शन है वो मॉडरेट लेंथ के होते हैं, कभी कभी 1 1 2 2 वर्ड्स के आ जाते हैं, वो इजी होते हैं मैनेज करने। ठीक है, मगर टेक्निक ऑलमोस्ट सेम लगती है। मगर सेक्शन 3 में जब आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट हर एमसीक्यू के साथ जो उसकी पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं वो लेंथ पे होते हैं। स्टूडेंट को इन एमसीक्यूज को करते हुए 2 से 3 इश्यूज लाजमी आते हैं शुरू शुरू में। सबसे पहला इशू, उनको ट्रांजिशन समझ नहीं आती है कि 21 से 22, 23 और 24 कैसे आ गया। वो पीछे वाले पे होते हैं और आगे चली जाती है टेप। इस ट्रांजिशन की जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि जब आपको आंसर दिया जाता है, आप आंसर को फाइनल कर नहीं पाते। आप अभी उस पर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि ए है, बी है कि सी है। और एक्चुअली टेप क्योंकि फ्लो में होती है, टेप तो अगले क्वेश्चन पे चली जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपने सुनते सुनते इंस्टेंटली उसको फाइनल नहीं किया तो डेफिनेटली आपका अगला क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि आप पीछे रह गए, टेप आगे चली गई। और जब तक आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो आप अगले की तैयारी कर रहा होगा जाने की। एंड देन ऑटोमेटिकली रो में जितने क्वेश्चंस हैं, 2 3 4, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम एक गेस वर्क खेलते हैं, जो सुना होता है जो पढ़ा होता है उसकी बेस पे एक तुक्का लगाते हैं। और कभी वो फ्लूक हमारा ठीक लग जाता है और कभी वो नहीं लगता। हाँ जी, जो मैंने पिक्चर खींची ऐसे ही है, आप इस फेज में से गुजरते हैं। डन हो गया, अब उसका हल करने लगे हम, इसका हल कैसे करना है। ठीक है, इसका हल करने के लिए जो मैं टेक्निक बताने लगा हूं, उसके लिए सबसे पहले तो आपने अपना जो हैंड आउट है, जो बुक है, उसको आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने टेक्निक को अप्लाई करना है। ठीक है, टेक्निक के स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले तो आपने बुक करनी बंद। मैं एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको नजर कुछ ना आए। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज है। अब आपने ब्लैंक पेज के ऊपर अपनी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, 3 क्वेश्चंस की हैं, 4 की हैं, 5 हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स लिख लेनी है, जो कि अभी मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा। ठीक है, ऑप्शंस नहीं लिखने आपने। गुड। क्वेश्चन स्टेटमेंट्स लिखने के बाद आपने टेप को करना है प्ले, और उसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एज अ फिलिंग द ब्लैंक ट्रीट करना है। क्योंकि आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो आपने सुन के आंसर लिखना है। मेकिंग सेंस? आंसर हमेशा वो 1 वर्ड या 1 लाइन के अंदर ही दे देते हैं, बाकी ऑप्शंस को तो वो कंपैरिजन में लेके चल रहा होता है। हम एक्चुअली एमसीक्यूज को करते हुए ऑप्शंस को पढ़ रहे होते हैं बार बार, और हम सुनते कम हैं, तो हमसे ऑप्शन फाइनलाइज नहीं होती है। उसका रीजन, क्योंकि ऑप्शंस पैराफ्रेज्ड होती हैं, क्योंकि वो एज इट इज तो बोलते नहीं है। डिटो कॉपी तो वर्ड्स नहीं यूज करते, दे चेंज द वर्ड्स, वोकैबुलरी। हम एक्चुअली वोकैबुलरी में फंस जाते हैं। मगर अगर आप फिलिंग द ब्लैंक्स की एग्जांपल है पार्ट 1 की और पार्ट 4 की, वहां पे आपके मैक्सिमम आंसर ठीक होते हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होती है। आप सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट को फोकस करके, बुलेट को फोकस करके, उसका मिसिंग वर्ड पिक करके उसको फिल कर देते हैं। हमने एक्चुअली अपने माइंड सेट को सेट करना है कि ड्यूरिंग द डे हमने एमसीक्यूज को पढ़ना तो है, मगर हमने ज्यादा फोकस जो है लिसनिंग पर रखना है। अब इस मोमेंटम को शिफ्ट करने के लिए अपने माइंड को शिफ्ट करना है कि क्वेश्चन सामने लिखे भी हुए हैं मगर मैंने सुनना ज्यादा है। ये एक टफ चैलेंज है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ऐसे देख के नहीं होगा। अभी उसका बेबी स्टेप है, टेक अ ब्लैंक पेज, write the questions, make it as a filling the blank or as a short question, listen the tape, and try to write answer in 1 word or 1 line. आपने टेप को सुन के यहाँ तो 1 वर्ड लिखना है, 2 वर्ड्स लिख लें या एक फ्रेज लिख लें, या मैक्सिमम 1 सेंटेंस एक जुमले के लिए। बाद में जब टेप खत्म होगी हम उस सेंटेंस को जो आपने लिखा है मैच करेंगे कि हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहां से आपको एक तो कीन लिसनिंग, मोमेंटम शिफ्ट फ्रॉम रीडिंग टू लिसनिंग पे आ जाएंगे, तो आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इसको कर पाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पेपर पे शिफ्ट करेंगे, मगर स्टार्ट उसको ब्लैंक पेज से करना है क्योंकि चैलेंज होता है ये। बात समझ आ गई क्या करने लगी? ओके, तो ब्लैंक पेज आपके पास होना चाहिए। आई विल डिक्टेट यू द स्टेटमेंट्स, हर स्टेटमेंट के नीचे कोई 1 से 2 लाइनें छोड़ दें, ताकि ड्यूरिंग द टेप अगर आप उस पर कुछ लिखना चाहे आप लिख सकें। ठीक है जी? ओके जी, पहली स्टेटमेंट लिखें। Why do the students
Why do the students think the Laki eruption, Laki is the name, Laki. Why do the students think the Laki eruption of 1783 is so important? Is so important. Important के बाद लगाएं क्वेश्चन मार्क. मैं रिपीट कर रहा हूं. Why do the students think the Laki eruption of 1873 is so important? Question mark. इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस दे दें. Second question. What surprised Adam? What surprised Adam about observations at the time? And again, question mark. I repeat, what surprised Adam about observations at the time? Third question. According to Michel, what did the contemporary sources, contemporary, contemporary sources say about the Laki haze, Laki, Laki haze, Haze. और haze के बाद question mark. I repeat. According to Michel, what did the contemporary sources say about the Laki haze? Question number 4. Adam corrects Michel. Adam corrects, C-O-R-R-E-C-T-S, corrects Michel when she claims that Benjamin Franklin ये आगे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, इसको ऐसे छोड़ दें. आखिरी स्टेटमेंट लिखें. Which two issues following the Laki eruption, surprised the students? Question mark. हाँ जी, सबने लिख लिया? मिस तो नहीं हुआ किसी का? अच्छा, इन क्वेश्चंस का ना कीवर्ड्स बना लेते हैं, फोकस कर लेते हैं इसके ऊपर. सेक्शन 3 जो है या पार्ट 3 जो आपके लिसनिंग पेपर का, इसमें आमतौर पे एकेडमिक सिनेरियोज होते हैं. एकेडमिक सिनेरियोज का मतलब है कि इसमें यूनिवर्सिटी का कोई सिनेरियो देते हैं जिसके अंदर दो स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेट करते हैं अबाउट अ टॉपिक, अबाउट अ सब्जेक्ट, और वो स्टडी से रिलेटेड होता है. यहाँ पर भी दो स्टूडेंट्स हैं, वन इज एडम एंड वन इज मिशेल. वो अपनी किसी प्रेजेंटेशन में बात कर रहे हैं. लैकी इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, और इरप्शन की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली वॉल्केनो की बात कर रहे हैं. गुड. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है कि व्हाई डू द स्टूडेंट्स थिंक. जब भी किसी क्वेश्चन की फ्रेज में दोनों को इकट्ठा लेते हैं ना, इसका मतलब है कि वहां पर कंसेंट चाहिए होता है दोनों का. इस क्वेश्चन के मुताबिक जो उनकी कन्वर्सेशन होगी, दोनों को किसी एक बात पे मुत्तफिक होना पड़ेगा, चाहे वो एग्री करें, चाहे वो दोनों डिसएग्री कर जाएं, चाहे वो किसी भी बात पे हो. अब आगे का लिखा है, व्हाई डू स्टूडेंट्स थिंक द Laki eruption of 1783 is so important. 1783 के अंदर वो एक करप्शन हुई थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब दोनों का इस बात पे मुत्तफिक होना चाहिए, दोनों का एक यूनानिमस पॉइंट होना चाहिए कि हाँ, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है. आपने वो वजह ध्यान से सुननी है. वो वन वर्ड में भी आ सकती है, वन फ्रेज में भी आ सकती है. सिर्फ वो वजह आपने सुन के लिखनी है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं.
कि why it is important, मगर दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए इसके ऊपर. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सरप्राइज्ड एडम. अब क्वेश्चन नंबर 2 में फोकस सिर्फ एक ही स्टूडेंट पे है और वो मेल स्टूडेंट है, एडम नाम है उसका, और वो भी सरप्राइज्ड हो रहा है. क्वेश्चन है कि व्हाट सरप्राइज्ड एडम, क्या चीज उसको सरप्राइज कर रही है, रिगार्डिंग व्हाट, अबाउट ऑब्जर्वेशंस मेड एट द टाइम. एट द टाइम जो है ये एक फ्रेज है, उस वक्त की जो ऑब्जर्वेशंस है 1783 की, उसके मुताबिक एडम क्यों सरप्राइज हो रहा है. तो अब इसका रेफरेंस बनेगा कि 1783 में जो ऑब्जर्वेशंस ली गई थी eruption के टाइम पे, उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसने एडम को सरप्राइज किया. अब सरप्राइजिंग के लिए अगेन वो कोई ना कैसे कीवर्ड्स यूज करेगा जो कि अपने ध्यान से सुनने हैं, ठीक है, जिसको वो हाईलाइट करेगा कि ये वाली बात बहुत मेरे लिए एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग है या नोटेबल बात है, ऐसे कोई भी वर्ड आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू मिशेल. अब मोमेंटम पे शिफ्ट हो गया दूसरे स्टूडेंट पे. According to Michelle, what did the contemporary sources say about the Lackey Haze? What did the contemporary sources say? जब हम बात करते हैं ना contemporary sources से about the Lackey Haze, तो बेसिकली ये प्रेजेंट की नहीं बात कर रही है, उस टाइम के contemporary की बात कर रहा है. 1783 में जो भी वहां पर सोर्सेज अवेलेबल थे उस दौर में, प्रेजेंट टाइम पे, उसके बारे में मिशेल ने क्या कहा है. अब एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई सरप्राइज नहीं लिखा यहाँ पे, कोई मेन कीवर्ड नहीं है. व्हाट डिड द कंटेम्परेरी सोर्सेस, वो क्या कहती हैं, ठीक है. तो आपने एक्चुअली सोर्सेस पे फोकस करना है कि उस वक्त के दौर में जो सोर्सेज अवेलेबल थे वो क्या कहती हैं, वो मिशेल ने इसमें हाईलाइट करना है. क्वेश्चन नंबर 4, एडम करेक्ट्स मिशेल. इस फ्रेज का मतलब है कि मिशेल कोई बात करेगी और एडम उसको करेक्ट करेगा कि आप सही नहीं कह रही हैं, इस तरह से बात है. जब भी हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें बट और हाउ एवर वाले वर्ड्स ज्यादातर वो यूज करते हैं. गुड, सो बी फोकस्ड. किस बारे में कह रहे हैं जी, द क्लेम्स, व्हेन शी क्लेम्स दैट बेंजामिन फ्रैंकलिन. अब बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द नेम, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में कोई कमेंट देगी जिसको जो एडम है करेक्ट करेगा कि जो आप कह रही हैं वो एक्चुअली ऐसे नहीं है. गुड, आपने करेक्शन सुनी मगर बेंजामिन फ्रैंकलिन की. और आखिर में जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये दो क्वेश्चन इकट्ठे हैं, यहां पे आपने दो बुलेट कम से कम नोट करने हैं. विच टू इश्यूज फॉलोइंग लैकी इरप्शन सरप्राइज्ड द स्टूडेंट्स. इशू का वर्ड जब भी आता है ना वो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है. फॉलोइंग का वर्ड होता है इसके बाद. जब लैकी इरप्शन हो गई थी उसके बाद कौन से दो इश्यूज हुए थे जिसको देख के या पढ़ के स्टूडेंट सरप्राइज हुए, वो दो बातें आपने लिखी. हाँ जी, आर वी गुड. कीवर्ड मार्किंग भी होगी, टेप को भी आइडेंटिफाई कर लिया. आई एम जस्ट गोइंग टू रोल द टेप एंड यू हैव टू डू इट एज अ फिलिंग द ब्लैंक और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन. ओके, जब लिखेंगे आप, हमने वो लिखी हुई बात को मैच करना है जाके ऑप्शंस के साथ. ओके जी, मैं टेप को रोल कर रहा हूं. Okay, so now does anyone? मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं इसको क्योंकि हमने डिस्कशन कर ली है इसके ऊपर. Part 3. Got him. All right, it's played. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. So, Michelle, shall we make a start on our presentation? We haven't got that much time left. No, Adam, but at least we've done all the background reading. I found it really interesting. I'd never even heard of the Laki eruption before this. Me neither. I suppose 1783 is a long time ago. But it was a huge eruption, and it had such devastating consequences. I know. It was great there were so many primary sources to look at. It really gives you a sense of how catastrophic the volcano was. People were really trying to make sense of the science for the first time. That's right. But what I found more significant was how it impacted directly and indirectly on political events, as well as having massive social and economic consequences. I know.
That should be the main focus of our presentation. The observations made by people at the time were interesting, weren't they? I mean, they all gave a pretty consistent account of what happened, even if they didn't always use the same terminology. Yeah, I was surprised there were so many weather stations established by that time. So, you can see how the weather changed often by the hour. Right. Writers at the time talked about the Larky Haze to describe the volcanic fog that spread across Europe. They all realised that this wasn't the sort of fog they were used to. And, of course, this was in pre-industrial times, so they hadn't experienced sulphur-smelling fog before. No, that's true. Reports from the period blamed the haze for an increase in headaches, respiratory issues and asthma attacks. And they all describe how it covered the sun and made it look a strange red colour. Must have been very weird. It's interesting that Benjamin Franklin wrote about the haze. Did you read that? He was the American ambassador in Paris at the time. Yeah. At first, no one realised that the haze was caused by the volcanic eruption in Iceland. It was Benjamin Franklin who realised that before anyone else. He's often credited with that, apparently. But a French naturalist beat him to it. I can't remember his name. I'd have to look it up. Then other naturalists had the same idea, all independently of each other. Oh, right. We should talk about the immediate impact of the eruption, which was obviously enormous, especially in Iceland, where so many people died. You'd expect that, and the fact that the volcanic ash drifted so swiftly, but not that the effects would go on for so long, or that 2 years after the eruption, strange weather events were being reported as far away as North America and North Africa. No, I found all that hard to believe too. It must have been terrible, and there was nothing anyone could do about it, even if they knew the ash cloud was coming in their direction. Before you hear जी friends, were you able to write something? ठीक है, देखें जो पार्ट 3 है ना वो डिफिकल्ट है, मगर अब पेपर का हिस्सा है, उसको छोड़ तो नहीं ना सकते। क्या आप कह देंगे जी ये वाला हिस्सा मैंने नहीं करना, अगला दे दें? कह सकते हैं एग्जाम में? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इस पार्ट में जो सबसे बड़ा इशू है ना ये एमसीक्यूज के अंदर, वो सबसे बड़ा इशू ट्रांजिशन का होता है। मैं जो क्लास में राउंड लगा रहा था मुझे नजर आ रहा था कि स्टूडेंट्स को नहीं पता लग रहा कि किस क्वेश्चन की बात हो रही है, और मे भी जब उसने ये नाम लिया ना तब पता लगा यहाँ पे आ गया। हुआ है किसी के साथ? चलो ठीक है, अगर हुआ है तो ठीक है। ये सबसे बड़ा हर्डल है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो टेक्निक बताइए सबसे बेस्ट टेक्निक है। एटलीस्ट आप क्वेश्चन पे तो फोकस होना सीखे ना। अगर आपके सामने मैं कंटेंट रख दूंगा सारे का सारा, ऑप्शंस और ऑप्शंस क्वेश्चन दोनों, आप तो टोटल केओस में चले जाएंगे। सबसे पहला काम है आपको पता हो कि आगे कब जा रहा है, अगला बुलेट कब आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला हर्डल ये। उसके बाद उस क्वेश्चन के अंदर जो डिस्कशन होती है फिर उसकी ऑप्शंस के अंदर आपने जाना होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम होंगी चीजें। इसकी क्वेश्चन और उसके कीवर्ड मार्किंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट्स टाइम। जितने लोगों ने कुछ लिखने की कोशिश की है बुक ओपन करें, जो आपने लिखा है ऑप्शंस के साथ उसको मैच करके आंसर को फाइनल करें। 21 का क्या आंसर बनता है जो आपने सुना उसके मुताबिक, 22 का क्या बनता है, 23, 24, 25 एंड 26। मार्क इट आउट, 2 मिनट्स टाइम। उसके बाद जो है ना हम इसको वहां से लेके चलेंगे और मैं टेप को दोबारा प्ले करूंगा, हम इसको फाइनल करेंगे। 2 मिनट्स माय फ्रेंड्स। हाँ जी, मैं टेप को दोबारा प्ले कर रहा हूँ और अब हम एक एक करके सवाल को सुनेंगे, उसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। That time. 21 to 26. So, Michelle, shall we make a start on our presentation? We haven't got that much time left. No, Adam, but at least we've done all the background reading. I found it really interesting. I'd never even heard of the Larky eruption before this. Me neither. I suppose 1783 is a long time ago. But it was a huge eruption, and it had such devastating consequences. I know. देखा जाए तो उसने ऑप्शन ए को ना एक तरह से इलिमिनेट कर दिया।
ऑप्शन ए में लिखा है जी, इट वाज द मोस्ट सिवियर इरप्शन इन मॉडर्न टाइम्स। और क्वेश्चन ये है कि दोनों स्टूडेंट्स के मुताबिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर उसने क्लियरली बोला एडम ने कि इरप्शन तो हुई है मगर बेसिकली तब बहुत देर हो चुकी हुई है इसको हुए, इट्स बीन ओल्ड नाउ। तो जो मॉडर्न टाइम्स के साथ है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है इसका, कि इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई रिसेंट टाइम के अंदर हुई हुई है। No. It was great there were so many primary sources to look at. It really gives you a sense of how catastrophic the volcano was. People were really trying to make sense of the science for the first time. That's right. But what I found more significant was how it impacted directly and indirectly on political events, as well as having massive social and economic consequences. I know. That should be the main focus of our presentation. क्या आंसर है? सी। कौन से फ्रेज से निकला है? The female said society, political, economic, and the male said yes, that should be the main focus of our presentation. दोनों का यहाँ पे जो है वो एक तरह से यूनानिमस डिसीजन आ गया है। जो उसने बी बोला ना, वो बी उन्होंने इलिमिनेट नहीं किया, उसने कहा कि एक्चुअली इसके बाद लोगों ने साइंस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। तो अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन उसके साथ मैच हो रहा है, मगर वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडम की एक ऑब्जर्वेशन है, दोनों की नहीं है। क्वेश्चन के मुताबिक दोनों को उसमें आना चाहिए था। अब अगर आप इसको फोकस होकर सुन रहे हैं तो ये आपने सुनना था कि दोनों एग्री कहाँ पे करते हैं। He said something about bullet number C and the male agrees with him. एग्रीमेंट के ऊपर ये एक्चुअली आंसर टिका हुआ था। गुड। तो फ्रेज क्या नोट करना है, जब भी आता है ना व्हाई डू स्टूडेंट्स थिंक, व्हाई डू स्टूडेंट्स अग्री, व्हाई डू स्टूडेंट्स डिसएग्री, जहाँ पे दे का वर्ड आ जाता है तो आपने कोई ऐसा फ्रेज सुनना है जहाँ पे दूसरा शख्स पहले को कॉम्प्लीमेंट करे कि यस नो के साथ, या वो बताए कि यस आई एग्री विद यू, या दिस इज द मेन थिंग। सो 21 इज सी। अब जो आपके 22nd क्वेश्चन है ये सरप्राइज पे टिका और वो भी एडम से रिलेटेड, कि ऑब्जर्वेशंस जो उस टाइम पे हुई थी एडम उससे क्यों सरप्राइज्ड है। The observations made by people at the time were interesting, weren't they? I mean, they all gave a pretty consistent account of what happened, even... Pretty consistent account. Consistent account और contradictions में क्या फर्क है? ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि जो चीजों में तजाद हो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा, कंसिस्टेंट। उसने क्या, कंसिस्टेंट अकाउंट्स, यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जर्वेशंस, सिंगुलर की बात नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया कि उस टाइम पे डिफरेंट लोगों ने इस चीज को नोट किया और जिसने जो भी नोट किया है सबकी एक्चुअली जो फाइंडिंग्स है वो कंसिस्टेंट है एक दूसरे के साथ। तो कॉन्ट्राडिक्ट तो ना ही अकाउंट में कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। जो देम का वर्ड है अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ये बेसिकली ऑपोजिट है कंसिस्टेंट का। ऑप्शन बी तो यहां से आउट हो गया। Observations made by people at the time were interesting, weren't they? I mean, they all gave a pretty consistent account of what happened, even if they didn't always use the same terminology. Yeah. I was surprised there were so many weather stations established by that time. So many weather stations, number of places, so many. एडम पे हमने फोकस करना था क्योंकि क्वेश्चन एडम पे सेट हुआ हुआ है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग देम, ये जो देम है अब ये डाटा से रिलेटेड है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और सो मेनी, और जो प्रोड्यूसिंग ऑफ वेदर स्टेशंस आ गए यहाँ पे। So, you can see how the weather changed often by the hour. Right. So they never talked about the lack of scientific data. जितना भी डाटा था ना उन्होंने कहा वो काफी था ना उन्होंने कहा वो कम था। तो सी की तो बात ही नहीं हुई है, लैक ऑफ साइंटिफिक डाटा। ऑब्जर्वेशंस की बात हुई है, हाँ कंसिस्टेंट थी इसलिए बी आउट हो गया, काफी ज्यादा थे इसलिए ए आंसर बन गया। गुड। ए सी आंसर ऑफ 22nd। ठीक है जी, 23rd करते हैं आप, और साथ स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। Writers at the time talked about the Larky Haze to describe the volcanic fog that spread across Europe. They all realised that this wasn't the sort of fog they were used to.
किस ऑप्शन की बात हो रही है? क्या ऐसा बोला कि एक ही बात हो रही है? फॉग के अलावा और? गुड। परफेक्ट हो गया। उसने यहाँ पे राइटर्स का जिक्र किया, और एट द सेम टाइम उसने जिक्र किया है कि लोगों को फौरन से रियलाइज हो गया था कि नॉर्मल विंटर फॉग नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक वॉल्केनिक ऐश वाली फॉग थी। ठीक है, सो पीपल थॉट इट वाज सिमिलर टू ऑर्डिनरी फॉग। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि पीपल रियलाइज, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन में चला गया। ठीक है ना, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि लोगों को फौरन से पता लगा था कि ये नॉर्मल फॉग नहीं है जो होती है। जैसे हमारे यहाँ पे स्मोक आ जाता है तो हमें अब पता लग जाता है कि ये फॉग नहीं, स्मोक है। लग जाता है पता? कैसे पता लगता है? अच्छा ठीक है, लगता है पता, ठीक है। सांस में इश्यू हो जाता है, चलो ठीक है, मान लिया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन में, ठीक है, दैट्स आउट। आगे सुनते हैं। And, of course, this was in pre-industrial times, so they hadn't experienced sulfur-smelling fog before. No. प्री इंडस्ट्रियल टाइम का क्या मतलब हुआ? इंडस्ट्री से पहले। तो फिर उसने इसको रिलेट कैसे किया, इस फॉग को और प्री इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री जब होती है तो क्या होता है? परफेक्ट हो गया। एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस रिलीज होती हैं ऑब्वियसली वो एटमॉस्फेयर को खराब करती हैं। तो अगर बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज आपके पास है तो वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर एक काइंड ऑफ फॉग से क्रिएट कर देते हैं। गुड। तो उसने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि एक तो लोगों को पता था कि विंटर फॉग नहीं है, दूसरा भी इंडस्ट्रीज तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। इंडस्ट्रीज लगने से पहले, जब दुनिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी उससे पहले की बात है ये। तो इसका मतलब है कि ये किसी वजह से नहीं है, कोई खास रीजन होना चाहिए इस फॉग का। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी एक्चुअली इसी को रिलेट कर रहा है, प्री इंडस्ट्री टाइम को। Oh, that's true. Reports from the period blamed the haze for an increase in headaches, respiratory issues, and asthma attacks. हाँ जी, अब किस ऑप्शन की बात हो रही है? बी, हेल्थ इश्यूज, रेस्पिरेटरी, हेडेक्स, एस्थमा अटैक्स। तो इसका मतलब है कि ये उस टाइम के मुताबिक है। उसने कहा रिपोर्ट्स हैव बीन देयर, तो इसका मतलब है कि ये उसने बोला ऑप्शन बी। अब इसको होल्ड करते हैं, आगे चलते हैं। And they all describe how it covered the sun and made it look a strange red colour. Must have been very weird. It's interesting हाँ जी, बी भी बोल दिया, सी भी बोल दिया, आंसर क्या है इसमें? बी में जो टाइम का, सी में जो टाइम दिया हुआ है कि सन फॉर वीक्स के बारे में कुछ नहीं किया। एक्जैक्टली, परफेक्ट हो गया। अब आप सही पहुंचे हैं। कितनी देर के लिए सन ब्लॉक रहा है इसका तो रेफरेंस ही नहीं है। ठीक है, हाँ, हेस की वजह से सन ब्लॉक हो गया था और वो ऑरेंज कलर का नजर आ रहा था, मीन्स वो लाइट इतनी थ्रू नहीं थी, ये उन्होंने लिखा है। अब उसने ये भी नहीं लिखा कि कंप्लीटली ब्लॉक, उसमें लिखा है कि सन नजर आ रहा था। कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता तो फिर कुछ और बात होनी थी। तो कहने की ये वेग इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट क्लियरली इंडिकेटिंग व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। मगर जो ऑप्शन बी में लिखे वो उसने बड़ा क्लियरली बताया कि इस फॉग की वजह से या हेज की वजह से हेल्थ इश्यूज हो गए थे। उसने हेल्थ इश्यूज हमें बता दिए, एक नहीं है मल्टीपल है, यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है। तो इसके मुताबिक 23 का आंसर इज बी। गुड, ऑलराइट। अब आ जाते हैं बेंजामिन वाले पे। that Benjamin Franklin wrote about the haze. Did you read that? He was the American ambassador in Paris at the time. Yeah. At first, no one realised that the haze was caused by the volcanic eruption in Iceland. It was Benjamin Franklin who realised that before anyone else. दोनों ने एक ही बात की है, बस फीमेल ने कुछ थोड़ा सा ऐड कर दिया। मेल ने क्या कहा था यहाँ पे? एडम ने। पीछे करता हूँ, सुने, और मुझे भी बताना है कि ऑप्शन कौन सी बात हो रही है। It's interesting that Benjamin Franklin wrote about the haze. Did you read that? He was the American ambassador in Paris at the time. Yeah. At first, no one realised that the haze was caused by the volcanic eruption in Iceland. क्या बोला? He was the first person to realize कि ये एक्चुअली वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। ठीक है, ऑप्शन बी की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द हेज। अब फीमेल का सुनना क्या है? It was Benjamin Franklin who realised that before anyone else.
ठीक है, उसने भी यही बात की है, मगर उसने साथ एक चीज ऐड कर दी। उसने कहा कि यही वो पहला शख्स है जिसको पता लगा, इससे पहले किसी को पता नहीं लगा। मेल ने कहा है कि हाँ, ही वॉज वन ऑफ द पर्सन्स, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई। ठीक है, अब अगली बात सुननी है और उसी पे आपका आंसर टिका होगा। He's often credited with that, apparently, but a French naturalist beat him to it. I can't. French. एक तो बाटा आ गया और एक उसने बोला बीट हिम टू इट। क्या मतलब हुआ इसका? और सुने, पीछे कर रहा हूं, ये फ्रेज पिक करके देना आपने मुझे, क्या बोल रहे हैं। Ambassador in Paris at the time. Yeah. At first, no one realised that the haze was caused by the volcanic eruption in Iceland. It was Benjamin Franklin who realised that before anyone else. He's often credited with that, apparently, but a French naturalist beat him to it. I can't. अगर मैं कहूँ यार इस बात का क्रेडिट आपको है, तो क्या मतलब है इस बात का? आपको मैं फेवर कर रहा हूँ कि आपने किया है, क्रेडिट दे रहे हैं आपको। ठीक है, उसने ये बोला टेप में कि ही इज ऑफन क्रेडिटेड फॉर दिस बट द फ्रेंच नेचुरलिस्ट बीट हिम टू इट। कि ये नहीं है कि यही वो पहला शख्स है जिसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, ये पहलों में है मगर सबसे पहला नहीं है कि किसी को भी इसने बीट किया हो। उसने कहा इस पे कॉन्ट्राडिक्शन है। अब बेसिकली बात किसकी हो रही है कि एडम ने मिशेल को करेक्ट करना है। दोनों इस बात पे एग्री कि ये फर्स्ट पर्सन में से है, मगर मिशेल कह रही हैं कि इसके पहले किसी को नहीं पता था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। बट एडम सेज एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है, एक्चुअली उनको सबसे पहले पता लगा। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, क्योंकि वो इस बात पे इसको करेक्ट कर रहा है कि वो फर्स्ट पर्सन नहीं था टू आइडेंटिफाई द हेज, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस बेसिकली। ये काफी ट्रिकी था इसके अंदर ये वाला, मगर अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो बट पे हम नहीं देखना था कि वो किस बात पे उसको जो है करेक्ट कर रहा है। Can't remember his name. I'd have to look it up. Then other naturalists had the same idea, all independently of each other. Oh, right. ऑप्शन सी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है, सपोर्टेड द ओपिनियंस ऑफ अदर ऑब्जर्वर्स। जितने भी ऑब्जर्वर्स थे सबने इंडिपेंडेंट सर्च की और सबका एक ही कंक्लूजन था। तो सी के मुताबिक तो सपोर्ट कर रहे हैं बेंजामिन को, या बेंजामिन उनको सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट की बात तो नहीं हुई है। सबने कंक्लूजन एक ही निकाला है और नेचुरलिस्ट ने, मगर यूनानिमस नहीं था, सबका इंडिपेंडेंट था। ऑप्शन सी कॉन्ट्राडिक्ट में है, मगर वैसे वो एडम ने बोला है। और ऑप्शन बी आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन था कि मिशेल को करेक्ट किस बात पे किया गया, वो ये देखे कौन फर्स्ट पर्सन है। ए के ऊपर वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि सबका कंक्लूजन ठीक था। गुड, अगले दो क्वेश्चंस। We should talk about the immediate impact of the eruption, which was obviously enormous, especially in Iceland, where so many people died. You'd expect that, and the fact that the volcanic ash drifted so swiftly, but not that the effects would go on for so long, or that 2 years after the eruption, strange weather events were being reported as far away as North America and North Africa. No, I found all that hard to believe too. It must have been terrible, and there was nothing anyone could do about it, even if they knew the ash cloud was coming in their direction. हाँ जी, इनके क्या आंसर है? So long. बी और सी लग रहे हैं, यही है? बी सी है, ए लग रहा है, क्यों लग रहा है? एक तो so long की बात क्यों है, उसका long lasting। बात तो वैसे ससारों की है, आखिर में ई की भी की है। एक उसने वर्ड बोला था स्विफ्ट की, जो स्विफ्ट का वर्ड है वो स्पीड के लिए हम अक्सर यूज करते हैं, द स्पीड एट विच द वॉल्केनिक ऐश क्लाउड स्प्रेड एंड ऑल दैट। क्वेश्चन ये है कि दोनों सरप्राइज किस बात पे हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन में दोबारा प्ले कर रहा हूँ, आपने सरप्राइज वाले एलिमेंट पे रहना है कि उन दोनों को सरप्राइज क्या हुआ है। Which was obviously enormous, especially in Iceland, where That apparently, but a French naturalist beat him to it. I can't remember his name. I'd have to look it up. Then other naturalists had the same idea, all independently of each other. Oh, right.
We should talk about the immediate impact of the eruption, which was obviously enormous, especially in Iceland, where so many people died. You'd expect that. You will expect that. इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप घर जाएं और समझ लेते हैं कि आज आपकी सालगिरह है, सालगिरह होती है ना, तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है? गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, सबसे तो नहीं मगर कोई एक आधा बंदा होता है जिससे आपको एक्सपेक्टेशन होती है ये तो जरूर देगा। आप कहते नहीं है, वेट कर रहे होते कब मिलेगा, ऐसी है। हाँ, तो अगर आपको गिफ्ट मिल जाता है तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, क्या मिलेगा एक अलग चीज है। अगर आप एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो सरप्राइज नहीं होता। उसने बात शुरू की कि इमीडिएट इफेक्ट क्या आए हैं। अब वो ये है कि फॉलोइंग इश्यूज, ठीक है, कि वॉल्केनिक करप्शन के बाद इश्यूज क्या हो गए थे। उसने कहा कि बहुत सारे लोग मर गए थे। एडम ने क्या किया, वैसे ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, यू विल एक्सपेक्ट दैट। ऑप्शन सी तो वहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्वेश्चन सरप्राइज पे टिका। सरप्राइज का मतलब है तो जो आप एक्सपेक्ट ना करें। सरप्राइज वर्ड का ही वो मतलब है मुझे पता ही नहीं है, आई हैव नो आइडिया, दैट इज व्हेन द सरप्राइज कम्स। अगर आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं होने वाली है या आपको कुछ आइडिया है, वो सरप्राइज नहीं होता फिर। मेकिंग सेंस? ऑप्शन सी से बात शुरू हुई है, बट ही सेड विल एक्सपेक्ट दैट। थोड़ा सा पीछे का है। Name, I'd have to look it up. Then other naturalists had the same idea, all independently of each other. Oh, right. We should talk about the immediate impact of the eruption, which was obviously enormous, especially in Iceland, where so many people died. You'd expect that. हाँ जी, सुनाई दिया? अब विल एक्सपेक्ट दैट, ऑप्शन सी इज आउट। अब आगे सुना के क्या बात होती है। And the fact that the volcanic ash drifted so swiftly, but एंड द फैक्ट, अब उसने कि यू विल एक्सपेक्ट दैट एंड द फैक्ट, एंड का वर्ड लगा जिसका मतलब कि ये भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द वॉल्केनिक एश ड्रिफ्टेड सो स्विफ्टली, ऑप्शन डी की बात हो रही है। द स्पीड एट विच द वॉल्केनिक एश क्लाउड स्प्रेड, स्प्रेड हो गया ड्रिफ्टेड, स्विफ्टली होगी स्पीड, ये वो कैब मैच हो रही है इसके। तो उसने कहा ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डी भी आउट कर दिया उन्होंने साथ ही। थोड़ा सा पीछे फिर, Which was obviously enormous, especially in Iceland, where so many people died. you'd expect that. And the fact that the volcanic ash drifted so swiftly, but not that the effects would... अब आ गया बट साहब। तो बट साहब तो नहीं बैठे यहाँ पे। अगर वो कह रहे हैं यू विल एक्सपेक्ट दैट, और उसके बाद अब वो दो बातें बोल के बट का वर्ड लगा दें, अब होगी कॉन्ट्राडिक्शन। उसने कहा ये अब हमें नहीं एक्सपेक्टेशन था। अब इसका मतलब है कि वो अगर नहीं पता था वो सरप्राइज में चला जाएगा। अब इसके बाद जो बुलेट्स आने वाले वो दोनों आंसर्स हैं। अब देखा पिक कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन के कीवर्ड से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरप्राइज्ड। अगर मुझे पहले से पता है वो बात में सरप्राइज नहीं हूं। मैंने देखना है कि कौन सी बात मुझे नहीं पता। अगर मैं स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ और ये वाली कैप मुझे पता है कि कब बट आ रहा है, कब वो एक्सपेक्ट का वर्ड बोल रहा है, तो इसके बाद वाली जो बात है दैट इज द आंसर। दैट इज एक्चुअली वेयर यू लिसन कीनली। इसलिए एमसीक्यूज में अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, आंसर निकलेगा, बजाय इसके कि आप पढ़ें साथ साथ। सुनना ज्यादा जरूरी है, और उस सुनने पे शिफ्ट करने के लिए जो एक्टिविटी मैंने आपको शुरू में कराई वो इसके ऊपर बेस्ड है, ताकि आप ड्यूरिंग द टेप सुने ज्यादा। गुड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बट का वर्ड और एक्सपेक्ट दैट का वर्ड सुनाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करूंगा, अब रोल होने दूंगा। अब उसने ए और बी इकट्ठे बोल देने हैं। The eruption, which was obviously enormous, especially in Iceland, where so many people died. You'd expect that. And the fact that the volcanic ash drifted so swiftly, but not that the effects would go on for so long, or that 2 years after the eruption, strange weather events were being reported as far away as North America and North Africa. ठीक है, 2 years की बात आ गई तो लॉन्ग लास्टिंग हो गए, और नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अफ्रीका मीन्स के आइसलैंड में अगर इरप्शन हुई है तो कहां तक बात गई है, वो ऐश, तो वो वाइड स्प्रेड की बात होगी। वी गुड? No, I found all that hard to believe too. हार्ड टू बिलीव
2, अगेन सरप्राइजिंग एलिमेंट, कि ये मानना बहुत ही मुश्किल है, तो ये सरप्राइज का पैराफ्रेज। अब सरप्राइज का पैराफ्रेज भी आपको मिल गया। नाउ दे गोना टॉक अबाउट ऑप्शन ई, मगर ऑब्वियसली वो आंसर नहीं है। It must have been terrible, and there was nothing anyone could do about it. नथिंग एनीवन कैन डू अबाउट इट, फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप बेबस हैं तो फिर इग्नोर वाली बात नहीं आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल इग्नोर्ड द वार्निंग्स। तो वो कह रहे अगर ऐश क्लाउड उनकी तरफ आ भी रहा है तो इग्नोर नहीं किया किसने, बट एक्चुअली देयर वाज नथिंग टू डू, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। Even if they knew the ash cloud was coming in their direction. हाँ जी, कुछ समझ आया? मैं इस टेक्निक को ना सम अप कर रहा हूँ। देखें, अगर आपने एमसीक्यूज पे अच्छी ग्रिप करनी है तो तरीके तो काफी सारे हैं। एक तरीकाकार वो है जो अभी मैंने आपको बताया कि सुनने पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा इसका मेथड होता है कि जब आप इसकी वोकैब को मैच करते हैं, जो अभी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी सी करके दिखाई है। क्वेश्चन का कीवर्ड अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए, और जब आप टेप को सुन रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन के अलावा वो बोल क्या रहे हैं, कनेक्टर वर्ड्स कौन से हैं जो कि उसको यस या नो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब सरप्राइज वर्ड का अगर मुझे कॉन्सेप्ट है, इसका ना कि आंसर वो दो ऑप्शन आने हैं जिसका मैं एक्सपेक्टेशन ना करूं। तो इसको दोनों को उसने एक्सपेक्टेशन में डाला, इसलिए दोनों आउट हो गए। बीच में उसने एंड का वर्ड यूज किया था, साथ उसने बट का वर्ड यूज किया। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी वोकैब मैचिंग है कि आप टेप को सुन के वोकैब को साथ साथ मैच कर रहे हो कि बोला क्या है, लिखा क्या होगा, तब आपको आंसर सुनाई देते हैं। ये लिखा हुआ है, उसने बोला डेथ्स हुई हैं, उसने बोला वो स्विफ्टली ड्रिफ्ट हो गया हुआ है, मगर फिर भी आंसर नहीं है। इनमें से ये सी और डी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही, ये जो लिखे हुए वही उसने बोला है, बट दे आर नॉट दी आंसर। क्यों? क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। सिर्फ ऑप्शन ई कॉन्ट्राडिक्ट है। उसने बोला है कि लोगों ने वार्निंग को कुछ कर नहीं सकते थे, यहाँ पे लेके इग्नोर किया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन। तो कोई भी ऑप्शन जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती तो वो आंसर नहीं होता। अगर सेम बात बोल रहे तो आंसर होता है, मगर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन का कीवर्ड और फिर सुनना ध्यान से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको बार बार सुनना पड़ता है और टेप को माइनर माइनर पीछे करना पड़ता है, जैसे भी मैंने आपको करवाया क्लास के अंदर। गो बैक लिसन, गो बैक लिसन, और कोशिश करें कि वो क्या आपको लिखा करें, पेपर के ऊपर लिखें। यहाँ पे आपको याद रहेगा कि आंसर कैसे निकाला था। फिर आप इसी चीज को किसी और एमसीक्यूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि उसका अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, मैंने क्या सुनना है उस स्टेप में, कौन से वर्ड्स पे मैंने फोकस करना है सुनते हो, देन यू विल फाइंड द आंसर। जैसे बाकी के क्वेश्चंस में हमने कभी मिशेल पे फोकस किया, कभी एडम पे फोकस किया, कभी उनके दोनों के एग्री होने पे फोकस किया। फिर एक सरप्राइज कवर 22 में भी है कि एडम को क्यों सरप्राइज हुआ। सो दैट्स हाउ एक्चुअली इट वर्क्स इट आउट। हाँ जी, आर वी गुड ऑनलाइन फ्रेंड्स? यहां तक सब ओके है? सो नहीं गए? बताते हैं अभी। ऑनलाइन फ्रेंड्स जाग रहे हैं? मेरी फिजिकल क्लास बोल रही है आप लोग सो गए हैं। अच्छा, जाग रहे हैं, देखा, जाग रहे हैं सारे, ठीक है। हाँ जी, आर वी गुड? डू वी गेट दिस टेक्निक हाउ टू ओवरकम दीज एमसीक्यूज? ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज करते हैं रिकॉर्डिंग को।